नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में अपना ये कक्षा 7 का 15वां अध्याय है, बृहत्तर भारत। और ये कक्षा 6 में भी चलता है। दोनों में सेम पाठ है, कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं है। तो देखिए, बृहत्तर भारत में से बहुत से प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों की भी अपन चर्चा करेंगे। पूरे 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 पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक रोचक पक्ष, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसका एक रोचक पक्ष यानी एक तथ्य है। भारत की सीमाओं से परे, यानी वर्तमान जो भारत है उससे भी बाहर, सीमाओं से परे देश के जीवन और संस्कृति पर भारत का प्रभाव होना है। इन देशों में, यानी जो भारत देश वर्तमान में है, तो भारत की सीमाओं के बाहर जो देश हैं वहाँ पर, वहाँ के जीवन है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ पर भारतीय संस्कृति का क्या प्रभाव हो रहा है। और इन देशों में भारतीय दर्शन और विचार का प्रवेश हुआ, यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन है, उनका सभी का समावेश है उन देशों में आज भी देखने को मिलता है। जिसके फलस्वरूप वहाँ भारतीय संस्कृति पल्लवित और पुष्पित हुई है। वह एक प्रकार का बृहत्तर भारत माना जाता है। बृहत्तर का मतलब बहुत बड़ा। आगे मैं आपको नक्शा भी दिखाऊंगा उसका, यानी काफ़ी बड़ा जो देश है भारत वर्तमान में है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा देश है। तो बृहत्तर भारत बना हुआ है। विश्व के अनेक देश हैं जहाँ पर हमारे देश की संस्कृति, यानी भारत देश की संस्कृति का प्रभाव हमारे समाज, यानी उनके समाज के हर क्षेत्र में, यानी भारत के अलावा दूसरे देशों के जो समाज हैं उनके हर क्षेत्र में आज भी दिखाई देता है भारतीय संस्कृति का प्रभाव। इन देशों के साथ हमारे संबंध हजारों साल पहले बन चुके थे, यानी जो देश हैं उनके साथ हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो संबंध हैं वो बहुत हजारों साल पहले ही बन चुके थे। ये एक विचार का विषय है कि उन क्षेत्रों के साथ भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक और सामाजिक संबंध कैसे बने। यानी ये एक सोचने लायक एक विचार, ये विषय ये है कि उन क्षेत्रों तक भारतीय संस्कृति, भारत की साहित्य, भारत की राजनीतिक, भारतीय संबंध, सामाजिक संबंध किस प्रकार से बने हैं। हमने कभी भी विश्व के अन्य देशों पर अपने प्रभाव के लिए ताकत का प्रयोग नहीं किया, यानी भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ताकत, अपनी शक्ति के माध्यम से दूसरे देशों के साथ में अपने प्रभाव जमाने की कोई कोशिश कभी भी नहीं की है। हमने अपनी संस्कृति, ताकत व अपने ज्ञान से दुनिया के देशों पर अपना प्रभाव जमाया, यानी भारत देश ने अपनी संस्कृति की ताकत के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर दुनिया के अन्य देशों पर अपनी संस्कृति का और ज्ञान का प्रभाव है वो जमाया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार वो कैसे हुआ, देखो, देख रहे हो ना आप। हाँ, तो देखिए, संस्कृति व ज्ञान विज्ञान। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में उन्नत रही है, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो विश्व में हमेशा से ही उन्नत रही है। सम्राट हर्ष के काल की बात है। सम्राट हर्षवर्धन के काल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था। जब हर्षवर्धन था उसके शासनकाल में भारत था वो पूरे विश्व में साहित्य में, शिक्षा में और विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था। इसीलिए प्राचीन काल में भारतीय विश्व गुरु कहलाता था। यानी भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, इसका रीजन, इसका कारण यही है कि प्राचीन काल में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत के जो लोग हैं वो साहित्य में, शिक्षा में, विज्ञान में, सब में विश्व में आगे थे। इसीलिए भारत को प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया विश्वविद्यालय ये शिक्षा के बहुत बड़े बड़े केंद्र थे, यानी शिक्षा का बहुत बड़ा भाग है वो भारत में था। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा था और विक्रमशिला और गया, ये विश्वविद्यालय भारत में शिक्षा के बड़े केंद्र थे। भारत के अलावा यहाँ पर चीन के छात्र पढ़ने आते, जापान के, तिब्बत के और श्रीलंका के, कोरिया, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी भी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। यानी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, गया, इन विश्वविद्यालयों में चीन है, जापान है, तिब्बत है, श्रीलंका, मंगोलिया आदि देशों के विद्यालय ज्ञान प्राप्त करने के, यानी पढ़ने के लिए आते थे। भारत की प्रसिद्धि सुन करके अनेक विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए थे इस काल में। यानी ये जो विश्वविद्यालय थे, तो इन विश्वविद्यालयों के बारे में सुना तो जो विदेशों में जो विद्वान लोग थे वो विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए थे। उनके प्रमुख प्रमुख फाहियान का नाम आपने सुना है, हेनसांग और इत्सिंग नामक चीनी यात्री प्रमुख रूप से यहाँ पर आए थे। ये सब विदेशों में भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे कि भारत के लोग ऐसे ऐसे रीति रिवाजों में
रहते थे तो अपनी संस्कृति का प्रचार विदेशों में ये करते थे, दूसरे देशों में। यहाँ रहकर हमारे ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया इन लोगों ने। अपने देश लौटते समय अपने साथ भारतीय संस्कृति, साहित्य और ज्ञान अपने साथ ले गए थे, यानी अपने यहाँ पर रह करके उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, अध्ययन किया, और वापस लौटते समय भारत देश की संस्कृति है, वहाँ यहाँ का साहित्य है, यहाँ का ज्ञान है, वो अपने साथ में ले गए और अपने देश में प्रचार प्रसार काफ़ी किया था भारतीय संस्कृति और साहित्य का। उन्होंने भारतीय ग्रंथों की अपनी भाषा में अनुवाद किया, यानी भारत के जो ग्रंथ चलते थे उनको इन्होंने अपनी भाषा में, जैसे चीन का है उसने चीनी भाषा में किया, जापान ने जापानी में किया, श्रीलंका ने उसमें, कोरिया ने मंगोलिया, ये अपनी अपनी भाषाओं में इन्होंने अपने धार्मिक जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विदेशों में खूब प्रचार प्रसार हो गया। प्राचीन काल में भारत में उद्योग एवं व्यापार अपनी चरम सीमा पर थे। प्राचीन काल में भारत में उद्योग और व्यापार थे, वो चरम सीमा पर थे। भारत में बनी हुई वस्तुओं की विदेशों में भारी मांग रहती थी, यानी भारत में जो वस्तुएं बनती थी उनकी विदेशों में भारी मांग रहती, और यहाँ का बहुत सा माल है वो विदेशों में निर्यात किया जाता था। यह व्यापार जमीनी तथा समुद्री, यानी एक तो जमीनी रास्तों से या फिर समुद्र के रास्तों से होता था। भारत के मलमल, छींट, रेशम, जरी के वस्त्र, देखो क्या क्या निर्यात होता था। भारत की मलमल है, छींट है, रेशम है, जरी के वस्त्र, नील नील के वस्त्र और गर्म मसाले, ये गर्म मसाले, लोह इस्पात की वस्तुएं आदि भारी मात्रा में निर्यात की जाती थी। भारत की जो ये वस्तुएं हैं, भारत की मलमल है, छींट है, रेशम है, जरी के वस्त्र है, नील है, इन सभी के वस्त्र बनते थे, ये काफ़ी निर्यात होते। गर्म मसाले भारत के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और लोह इस्पात की वस्तुएं आदि भारी मात्रा में निर्यात की जाती थी। अंग्रेज भारत को गर्म मसालों यानी काली मिर्च की वजह से छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का भारत देश के माध्यम से उनकी वंशवृद्धि होती थी। वहाँ के देशों का वातावरण ठंडा है, भारत देश का वातावरण गर्म है, यानी वंशवृद्धि बढ़ाने के चक्कर में इतने समय तक वो अंग्रेज हैं वो टिके रहे और ना ही वो जाना चाहते थे। मेन रीजन यही था। यह माल था वो जावा, सुमात्रा, ये मतलब टापू हैं, ये माल है वो जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में तथा पश्चिमी मध्य एशिया से आगे तक भेजा जाता था। ये सारा सामान है वो निर्यात होता था। इन क्षेत्रों में व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। कुछ क्षेत्रों में भारतीय लोगों ने अपनी बस्तियां भी बसा ली। कुछ क्षेत्र थे वहाँ पर तो भारतीय लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर के बस भी गए। इस प्रकार वस्तुएं ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और साहित्य, धर्म और दर्शन वहाँ पर पहुँच गया। कहने का मतलब है कि एक भारत का लोग अगर बाहर जाकर के कोई बसेगा तो वहाँ पर वो वहाँ की संस्कृति एक मिनट में नहीं सीख सकता है, ना ही अपने आप को बदल सकता है। तो जैसे जैसे जिस देश से जो जाएगा, यानी भारत का लोग बाहर जाके रहेगा, तो भारत में जैसी संस्कृति है, भारत में जैसे पला बड़ा है, भारत में जैसे खाना खाते हैं, भारत में जैसे पहनते हैं, वो सारी दैनिक प्रतिक्रियाएं वो वैसी ही करता है। तो इस कारण से वो लोग हैं, भारत के लोग बाहर जाकर के बसे और अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान विज्ञान और साहित्य, धर्म दर्शन आदि सभी विदेशों में उनके साथ में पहुंच गया। एक देखिए, यह भी जान ले साथ साथ में, अग्नि पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ था। यही भाव आधुनिक शब्द इंडोनेशिया में अभिव्यक्त हुआ है। नेशिया का अर्थ द्वीप होता है, इसीलिए इंडोनेशिया का अर्थ भारतीय द्वीप, यानी इंडोनेशिया को एक भारतीय द्वीप के रूप में जाना जाता है। ये एक इस्लामिक देश है, यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश होते हुए भी एक भारतीय संस्कृति का प्रभाव है वो वहाँ पर दिखाई देता है। आशा करता हूँ सारी बात यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। देखो ये है, देखो वृहत्तर भारत, आप देख रहे हो ना, वृहत्तर भारत कितना बड़ा है। वर्तमान का भारत देखो कितना है। वर्तमान का भारत तो बस यहाँ से इतना सा कर देते हैं अपन, तो ये इतना ही बड़ा है, ठीक है ना। परंतु पहले देखो कितना बड़ा है ये सब कुछ, सारा ये वाला इलाका सारा भारत के अंतर्गत आता था, काफ़ी बड़ी था वृहत्तर। देखो ब्रह्मा, श्यामा, मलय द्वीप, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, अन्नाम, स्वर्णद्वीप और हिंद चीन आदि स्थानों पर भारतीय भाषाएं, साहित्य, धर्म, कला आदि का प्रभाव वहीं से जनजीवन में आज भी देखने, यानी वहाँ के जनजीवन में आज भी भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। इन स्थानों पर मिलने वाले प्राचीन अवशेषों से यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जनजीवन पर भारत के गहरे प्रभाव और संबंधों का पता चलता है। यानी वहाँ के जो अवशेष आज अपन देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर मौजूद था, और साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का भी पता चलता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कहाँ तक प्रचार हुआ है। जब विश्व मुख्यतः एशियाई देश
भारत के संपर्क में आए तो उस समय उनमें सभ्यता के सभी स्तरों के लोग थे और कंबोडिया में नंगे रहने वाले अर्ध जंगली लोगों से लेकर के सभ्यता की आदिम अवस्था से आगे बढ़ जाने वाले जावा के निवासियों तक उनमें शामिल थे। इन सब ने भारतीय सभ्यता की विशेषताओं का अनुभव किया और बहुत बड़ी सीमा तक उसे अपना लिया। भारत की भाषा, साहित्य एवं धर्म, कला, राजनीति और सामाजिक संस्थाएं ने इन लोगों पर सांस्कृतिक प्रभाव जमाया और वहाँ की जनता है उसमें परिवर्तन किया। इस प्रकार से जो विदेशों में जो देश हैं जैसे बर्मा है, श्यामा है, मलाया है, कंबोडिया है, सुमात्रा है, जावा है, बोर्निया है, अन्नाम है, बाली है और हिंद चीन, उन सभी क्षेत्रों में आज भी आप देखोगे तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता, साहित्य, राजनीति, इन सभी का प्रभाव आपको दृष्टिगोचर होगा। देख रहे हो ये काफी बड़ा था, बृहत्तर भारत है ये, देख लिया। अब देखिए, स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर के नई संस्कृति का उन्होंने जन्म दिया था। अपने भारत देश का भाषा और साहित्य देखिए, संस्कृत में लिखे गए अभिलेख, देखो भारत देश की थी भाषा संस्कृत, परंतु संस्कृत में लिखे गए अभिलेख ब्रह्मा में, श्यामा, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा और बोर्निया में पाए गए हैं। यानी संस्कृत भाषा में लिखे हुए अभिलेख उन देशों में पाए गए हैं। इनसे सबसे प्राचीन लेख ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी के हैं। वहाँ पर संस्कृत का प्रयोग हजार वर्षों से अधिक समय तक रहा होगा, यानी हजारों साल तक वहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग रहा होगा। हिंद चीन में अधिकांश भागों में आज भी पाली भाषा जो कि संस्कृत से निकली है वो दैनिक प्रयोग में आती है। हिंद चीन जो क्षेत्र है, चीन और हिंदुस्तान के मध्य का क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी पाली भाषा में जो कि संस्कृत से निकली है उसका दैनिक प्रयोग आज भी देखने को मिलता है। यानी दैनिक प्रयोग में आज भी पाली भाषा प्रयुक्त की जाती है। चंपा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि चंपा में कितने अभिलेख मिले हैं, तो चंपा में 100 से अधिक अभिलेख मिले हैं। कंबुज में मिले अभिलेखों की संख्या न केवल इनसे अधिक है, यानी कंबुज में भी जो अभिलेख मिले हैं उनकी संख्या न कि चंपा से अधिक, वरन साहित्य की दृष्टि से भी उच्च कोटि के यानी अच्छे संस्कृत के ग्रंथ मिले हैं और सुंदर काव्य शैली में लिखे गए हैं। कंबुज है, वहाँ पर भी अभिलेख जो मिले हैं वो बिल्कुल चंपा के जैसे लिखे गए हैं और उच्च कोटि के लिखे गए हैं सुंदर काव्य शैली में, जो कि किसी भी भारतीय के लिए गौरव की बात हो सकती है। यानी हर किसी भारतीय गौरव से ये कह सकता है कि हमारी भारतीय संस्कृति आज भी कंबुज में विद्यमान है। यशोवर्मन के 4 अभिलेख क्रम से पूछे जा सकते हैं। यशोवर्मन की कितने अभिलेख मिले, तो 4 हैं, 50, 75, 93 और 108 छंदों के ये अभिलेख मिले हैं। चारों अभिलेखों की यह संख्या है कि पहले में 50 है, दूसरे में 75, तीसरे में 93 और एक में 108 छंद हैं। राज्यवर्मन का एक लेख 218 छंदों का, दूसरा 268 छंदों का। पूछा जा सकता है राज्यवर्मन के कितने अभिलेख मिले, तो 2 अभिलेख मिले, पहले में 218 छंद थे, दूसरे में 268 छंदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं उठा के। चंपा में कितने अभिलेख मिले हैं, 100 से अधिक अभिलेख मिले हैं। कंबुज में अभिलेख मिले हैं, उनकी समानता किससे अच्छी या किससे भव्य बताई गई है, तो चंपा से अच्छे सुंदर काव्य शैली में मिले हैं। ठीक है, ऐसे इनको नोट करते जाइएगा साथ साथ में। यशोवर्मन के कितने अभिलेख मिले, 4 अभिलेख मिले। चारों में पहले में 50 छंद है, दूसरे में 75, तीसरे में 93 और चौथे में 108। ये राजेंद्र वर्मन के 2 अभिलेख मिले हैं, पहले में 218 छंद है और दूसरे में 268 छंद है। इस प्रकार से आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। आगे देखो, इन अभिलेखों के रचयिताओं ने संस्कृत साहित्य के प्राय सभी छंदों का प्रयोग किया। यानी इन अभिलेखों को जिसने लिखा है उसने संस्कृत साहित्य के जितने भी छंद चलते हैं सभी छंदों का प्रयोग किया। उनमें संस्कृत व्याकरण है, अलंकार है, छंद शास्त्र के विकसित सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान व्यक्त होता है। यानी उन अभिलेखों में संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान मिलता है, अलंकारों का भी मिलता है, छंदों का भी मिलता है, सभी सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान व्यक्त हुआ है। इनमें रामायण, महाभारत, काव्य पुराण और अन्य भारतीय साहित्य का घनिष्ठ परिचय भी दिया है। यानी उन अभिलेखों में साथ साथ में भारतीय जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, काव्य पुराण है, उनकी जो भारतीय साहित्य है उनका भी घनिष्ठ परिचय पहले दिया गया है और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक विचारों की गहरी पैठ इसमें प्रकट होती है। वे भारत के विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक एवं अनुश्रुति धारणाओं से ओतप्रोत हैं। ये जो अभिलेख हैं वो भारत के विभिन्न संप्रदायों से और धार्मिक अनुभूति अनुश्रुति धारणाओं से ओतप्रोत हैं, यानी लिखे गए हैं। यह सब इस सीमा तक हैं कि हम इसे
उसे ऐसे समाज के लिए आश्चर्यजनक ही कहेंगे जो भारत से हजारों मील दूर है। यानी भारत के हजारों मील दूर होने के बाद भी भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ है उनका परिचय उनके अभिलेखों में आज भी पढ़ने को देखने को मिलता है। इन अभिलेखों में वेद, वेदांत, स्मृति, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धार्मिक ग्रंथों और रामायण, महाभारत, काव्य, पुराण, पाणिनि के व्याकरण और पतंजलि के महाभाष्य तथा मनु का वात्स्यायन और विशालाक्ष सुश्रुत का प्रवरसेन, मयूर का गुणाठे की रचनाओं से अध्ययन का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। इन सभी ग्रंथों का उनके अभिलेखों में आज भी परिचय है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनकी जानकारी मिलती है अपन को। राजा और बड़े अधिकारी भी साहित्य कार्यों में नेतृत्व करते थे। राजा और बड़े अधिकारी थे, वो साहित्यिक जो कार्य लिखने वाले थे उनका नेतृत्व करते थे। चंपा के 3 नरेशों के विद्वान होने का उल्लेख मिलता है। यानी चंपा के 3 नरेश जो राजा थे उनका विद्वान होने का उल्लेख मिलता है कि वो राजा के साथ साथ विद्वान भी थे। उनमें से एक तो चारों वेदों का ज्ञाता था। यानी एक राजा तो ऐसा था जो चारों वेदों का अध्ययन किया था, चारों वेदों को अच्छे से जानता था। कंबुज नरेश यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्य में रसिक था। पूछा जा सकता है कि कहाँ के नरेश के बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों के रसिक था, तो कंबुज का नरेश यशोवर्मन था। वो काव्यों में और शास्त्र और काव्य में बिल्कुल रसिक था, यानी उसका मन काफ़ी रचता बसता था, काफ़ी वो काव्य रचनाएं करते थे। जावा के लोगों ने न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है, जावा के लोगों ने न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है, वरन उन्होंने स्वतः विस्तृत साहित्य का सर्जन भी किया है। जावा के लोगों ने संस्कृत साहित्य का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने संस्कृत साहित्य लिखा भी है, सर्जन भी किया है। महत्वपूर्ण रचनाओं में रामायण और महाभारत का जावा भाषा में गद्य अनुवाद उल्लेखनीय है। रामायण और महाभारत का पूछा जा सकता है कि रामायण और महाभारत का किस भाषा में अनुवाद किया गया है, तो रामायण और महाभारत का जावा के लोगों ने गद्य में अनुवाद उल्लेखनीय है, उन्होंने गद्य में अनुवाद किया है उनका। हमारी स्मृति है, मनुस्मृति जैसे पुराणों की तरह शास्त्रों की भी रचनाएं हुई है। उस काल की कुछ रचनाएं इतिहास है, भाषा शास्त्र है, आयुर्वेद विषय पर पाई जाती है और विषय गुण और मात्रा की दृष्टि से जावा के साहित्य के प्राचीन भारतीयों का यह योगदान एक उल्लेखनीय कार्य है। भारत के बाहर देखिए, भारत के बाहर भी कहीं भी भारतीय साहित्य का इतना लाभपूर्ण अध्ययन हुआ है और न ही उसका इतना महत्वपूर्ण परिणाम रहा है। जितना जावा के निवासियों ने अध्ययन किया है भारतीय साहित्य का, उतना अन्य देशों के लोगों के द्वारा नहीं किया गया। यही बात बौद्ध पाली साहित्य के संबंध में बर्मा और सिंहल, ब्रह्मा म्यांमार को, सिंहल श्रीलंका को चरितार्थ होती है। यानी बौद्ध जो साहित्य लिखा गया था गौतम बुद्ध के काल में पाली भाषा में, तो पाली भाषा वाला जो साहित्य है वो ब्रह्मा और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका में चरितार्थ होता है। यानी वैसा उन्होंने भी ऐसा कार्य किया है। और इन दोनों ही देशों ने बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाली भाषा अपनाई है। यानी ब्रह्मा और श्रीलंका के लोगों ने बौद्ध धर्म के साथ साथ पाली भाषा भी अपनाई है और वहाँ नए साहित्य को जन्म दिया है और आज तक वह निरंतर परंपरा में चल रहा है। यानी बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखा गया था वो ब्रह्मा और श्रीलंका में अगर आज भी अपन जा करके देखें तो वहीं पर नई साहित्य को उन्होंने जन्म दिया और आज भी वह परंपरा वो निरंतर जारी है, यानी चालू है। आ रही है बात समझ में? जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ बीच बीच में आप भी वैसे वैसे नोट करते जाइएगा। भारतीय संस्कृति, अब देखो धर्म की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति से प्रभावित भाषा और साहित्य का प्रचार विश्व के जिन क्षेत्रों में देखा गया है वहाँ पर भारत के धार्मिक विचारों तथा व्यवहारों ने लोगों के मन पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। यानी जैसा भारतीय भाषा और साहित्य का प्रचार जैसा विश्व के अन्य देशों में हुआ है, तो उसी प्रकार भारतीय जो धर्म है और धर्म के जो विचार हैं उनके व्यवहारों ने भी उनके मन पर पूर्ण अधिकार कर लिया है दूसरे देश के लोगों के। और ब्रह्मा और श्यामा में बौद्ध धर्म प्रधान है, ब्रह्मा और श्यामा में बौद्ध धर्म प्रधान है। वहाँ पर बौद्ध धर्म प्रधान था, जहाँ पर बौद्ध धर्म प्रधान था वहाँ सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई गई। यानी जहाँ पर बौद्ध धर्म प्रभावित था वहाँ पर सभी हिंदू देवी देवता उनकी मूर्तियाँ पाई गई हैं। यद्यपि त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा प्रचलित थी, परंतु शिव की पूजा मुख्य रूप से होती थी। यानी शिव की पूजा एक मुख्य रूप से होती थी। अब यह पूछ सकता है कि त्रिमूर्ति में किस किस भगवान की मूर्तियाँ होती हैं? तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश में स्पेशली मतलब शिव हैं, तो शिव की पूजा मुख्य रूप से की जाती थी। भारतीय धर्म और विचारों का परिचय के साथ ये है न समझा जाए कि वहाँ के मूल विश्वास और विधान नष्ट हो गए हैं। हाँ, कुछ तो मिटे पर कुछ अधिक विकसित होकर के वहाँ के जनजीवन में घुल मिल गए हैं। यानी कुछ तो मिट गया परंतु कुछ ऐसे विश्वास हैं जो बिल्कुल के उनके साथ में विकास होकर के घुल मिल गए हैं, उनके जनजीवन में उनके साथ रच बस गए हैं।
कुछ अवस्थाओं में तो पुराने विश्वास और रीति रिवाजों के नए नए पंथों को भी उन्होंने प्रभावित किया, यानी अपने भारतीय जो रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, अपना हमारी जो संस्कृति है, वो उन अवस्थाओं में पुराने विश्वास और रीति रिवाज नए पंथों में को भी उन्होंने प्रभावित किया है। उनका एक श्रेष्ठ उदाहरण जावा की बहुत ही लोकप्रिय मूर्ति भट्टार गुरु की है। ये पूछा जा सकता है कि भट्टार गुरु की मूर्ति कहाँ पर है, तो जावा की। तो जावा की एक बहुत ही लोकप्रिय मूर्ति है भट्टार गुरु की, और उस मूर्ति की लोकप्रियता देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद हिंद और एशिया, हिंद एशिया के कोई मूल देवता इनमें मिल गए, यानी हिंद एशिया के कोई मूल देवता हैं वो इनमें मिल गए हैं। कुछ लोग इसे ऋषि अगस्त्य का प्रतीक भी मानते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि भट्टार गुरु को किसका प्रतीक माना जाता है, तो अगस्त्य ऋषि का प्रतीक के रूप में भी कई लोग मानते हैं। उनकी लोकप्रियता जावा में मिले अनेक अभिलेखों में प्रकट होती है, यानी उनकी जो लोकप्रियता है भट्टार गुरु की, वो जावा में मिले अनेक अभिलेख हैं उनमें प्रकट होती है कि वो भट्टार गुरु को वहाँ पर कितने प्रचलित थे, कितने प्रसिद्ध थे, कितने लोकप्रिय थे। कम्बुज से ज्ञात होता है, देखो कम्बुज के अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि अनेक विद्वान लोग भारत से कम्बुज आते थे, यानी अनेक विद्वान लोग हैं वो भारत से कम्बुज जाते थे और वहाँ पर सम्मान प्राप्त करते, यानी भारत के विद्वान लोग अगर कम्बुज जाते तो उनका बड़ा सम्मान है, बड़ी इज्जत है, बड़ा मान मर्यादा, बड़ी आदर किया जाता था, वहाँ पर सम्मान प्राप्त करते। और वहाँ के कई विद्वान लोग भारत भी आते थे। उस ज़माने में कई लोग हैं वो तो कम्बुज जाते भारत के, और कई विद्वान हैं वो कम्बुज से भारत भी आते थे। उदाहरण के लिए हम शिव सोम को लेते हैं, शिव सोम को ले सकते हैं, जो वहाँ के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। इंद्रवर्मन जावा का कम्बुज का राजा था, उसके गुरु कौन थे, शिव सोम थे। उन्होंने भगवान शंकर यानी भगवत शंकर जो शंकराचार्य हो सकते हैं, यानी भगवान शंकर हैं जो शंकराचार्य के रूप में भगवत शंकर कहा गया है, उनके साथ शास्त्रार्थ ज्ञान प्राप्त किया था। किसने, शिव सोम ने। शिव सोम जो थे वो कम्बुज के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे, जिन्होंने भगवत शंकर यानी शंकराचार्य के साथ में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरी मुख्य विशेषता आश्रमों की संख्या है, यानी दूसरी मुख्य विशेषता आश्रम है वहाँ पर, जो कि सारे कम्बुज में फैली थी। राजा यशोवर्मन ने 100 आश्रम स्थापित किए थे, यानी कम्बुज के राजा यशोवर्मन थे, उनने 100 आश्रम स्थापित किए थे। इन आश्रमों में रहने वाले लोगों एवं वहाँ के विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखा जाता था। बच्चों, वृद्धों, गरीबों, असहायों का भी पालन उन आश्रमों में किया जाता था। और इन आश्रमों में भारतीय सभ्यता संस्कृति के विस्तार का काम किया था, यानी जो ये आश्रम थे उनमें जो गरीब बच्चे हैं, वृद्ध हैं, असहाय लोग हैं और बूढ़े हैं, उन वो सभी रहते थे। तो उन सभी के लिए आश्रम बनाए गए थे, और उन आश्रमों के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार है वो आगे से आगे बढ़ता है, वो चला गया था। तो यशोवर्मन ने कितने आश्रमों की स्थापना की, पूछा जा सकता है, तो 100 आश्रमों की स्थापना है वो की थी। ठीक है। अब समाज, वहाँ का समाज कैसा था। वर्ण व्यवस्था, जो कि भारतीय सभ्यता एवं समाज का मूल आधार वर्ण व्यवस्था थी, जाति पर आधारित। भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रसार के कारण वहाँ भी स्थापित हो गई, यानी भारतीय संस्कृति का विभिन्न क्षेत्रों में जैसे प्रसार हुआ, तो वर्ण व्यवस्था वो वहाँ पर भी, वहाँ के समाज में भी स्थापित हुई थी। परंतु जिस प्रकार बाद के समय में भारत में वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप में परिवर्तन आया, वैसा वहाँ की संस्कृति में नहीं हुआ था। जैसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ था, वैसा वहाँ की सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन नहीं हुआ था। बाली और कंबोज के निवासियों में जो जाति व्यवस्था का स्वरूप आज दिखता है, उसे हम भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का उदाहरण समझ सकते हैं। यानी बाली और कंबोज के निवासियों में आज जो जाति व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है, वो भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था के उदाहरण के रूप में हम अपन उसको समझ सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल में भारत में ऐसी वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था थी। विवाह का आदर्श, विभिन्न प्रकार की रस्में, उनका स्वरूप और वैवाहिक संबंध लगभग भारत के समाज की तरह ही थे। जिस प्रकार से विवाह एक आदर्श संस्कार माना जाता है, उसी प्रकार विवाह का आदर्श, विभिन्न प्रकार की विवाह में रस्में निभाई जाती हैं, उनका स्वरूप होता है। वैवाहिक संबंध लगभग भारत के समाज की तरह ही वहाँ के लोगों का है। सती प्रथा भी वहाँ पर प्रचलित थी जैसे भारत में थी। भारत के प्राचीन समाज की तरह वहाँ भी पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी प्राचीन भारतीय समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। जब मुगलों का आगमन हुआ था तो भारतीय समाज में पर्दा प्रथा ने जन्म लिया था, तो वहाँ पर भी पर्दा प्रथा नहीं थी। भारत की तरह स्त्री भी अपना पति चुनने का अधिकार रखती थी। चाहे पहले भारतीय समाज में क्या होता था, एक स्वयंवर रखा जाता था जिसमें लड़की अपना स्वयंवर यानी अपना पति चुनने को स्वतंत्र थी। तो भारत की तरह स्त्री अपना पति चुनने का अधिकार है वो वहाँ पर भी रखती थी।
मनोरंजन के साधन देखो, जुआ, मुर्गों की लड़ाई, संगीत, नृत्य और नाटक लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। पूछे जा सकते हैं कि कंबोज और जावा में मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से थे, तो जुआ खेलना, मुर्गों की लड़ाई थी, संगीत, नृत्य, नाटक खेलना, ये सारे मनोरंजन के साधन। जावा में नाटक का लोकप्रिय स्वरूप छाया नाट्य जो कि व्यंग कहलाता था। जावा में जो मनोरंजन का प्रमुख साधन था वो नाटक का जो लोकप्रिय छाया नाट्य था जो कि व्यंग कहलाता था। व्यंग के कथानक मुख्यतः क्या होते थे, व्यंग के कथानक मतलब संवाद बोलने वाले, मुख्यतः रामायण पर आधारित या फिर महाभारत से लिए जाते थे। जावा निवासियों द्वारा इस्लाम धर्म मानने के बावजूद आज भी ये खेल वहाँ इतने लोकप्रिय और प्रचलित हैं जो भारतीय संस्कृति की एक व्यापकता का परिचय देते हैं। यानी जावा निवासियों में आज भी इस्लाम धर्म के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, फिर भी आज भी रामायण और महानाटक जैसे लोकप्रिय नाटक हैं वो वहाँ पर आज भी प्रचलित हैं और भारतीय संस्कृति का व्यापक परिचय बराबर दे रहे हैं। भारत की तरह वहाँ के समाज का मुख्य खाद्य चावल और गेहूँ ही था। भारतीय समाज की तरह वो भी चावल और गेहूँ ही खाते थे और वहाँ पान खाना भी प्रचलन में था, यानी खाना खाने के बाद में पान खाना भी प्रचलन में था। आभूषण व वस्त्रों का पहनने का प्रकार भी भारत की तरह ही था। आभूषण और वस्त्र जैसे भारतीय स्त्रियां धारण करती हैं वैसे ही जावा की स्त्रियां वो भी धारण करती हैं। जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा, भारत की तरह वहाँ सभी जगह कला भी धर्म से प्रभावित रही। यानी जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा वहाँ पर सभी जगह कला भी बराबर धर्म से वो प्रभावित होती रही। वहाँ की कला की शुरुआत रूप पूर्णतः भारतीय ढंग का ही है। वहाँ की प्राचीन कलाकृतियाँ वहाँ जाकर बसने वाले भारतीय कलाकारों की ही कृतियाँ मानी जाती हैं। वहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ और मंदिरों का संक्षेप में परिचय यहाँ दिया जा रहा है। जावा के मंदिर परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ये मंदिर ध्यान से समझना। जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प वहाँ का बोरोबुदुर मंदिर है। जावा का सबसे महत्वपूर्ण और वास्तुशिल्प जो मंदिर है वो बोरोबुदुर मंदिर है जो कि 750 से 850 ईस्वी के बीच शैलेंद्र के संरक्षण में बना था। पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न कि जावा का बोरोबुदुर मंदिर किसके काल में बना था, तो ये शैलेंद्र के संरक्षण में बना था और 750 से 850 ईस्वी के बीच में। इस भव्य भवन में एक ऊपर एक 9 मंजिल बने, यानी एक के ऊपर एक 9 मंजिलों में बना हुआ है ये बोरोबुदुर मंदिर। तथा सबसे ऊपर का एक घंटानुमा स्तूप और सबसे ऊपरी जो मंजिल है उस पर एक घंटानुमा स्तूप भी बनाया गया है। उसका सौंदर्य अकथनीय यानी बहुत ही सुंदर है। बोरोबुदुर की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता ये है कि बरामदों में बनी मूर्तियाँ पंक्तियों में, यानी बरामदों में बनी हुई जो मूर्तियाँ हैं वो बिल्कुल पंक्तियों में बनी हुई हैं और मूर्तियों की पंक्तियों में कुल 11 श्रृंखलाएँ हैं और कुल संख्या में लगभग 1500 हैं। और बोरोबुदुर की बुद्ध की मूर्तियों और मेनदूत की बोधिसत्व मूर्तियों की स्वतंत्रता लिए हुए है। यानी बोरोबुदुर की जो मूर्तियां हैं वो बिल्कुल पंक्तियों में बनी हुई हैं, कुल 11 श्रृंखलाएँ हैं और उन्हीं के साथ में कुल जो मूर्तियों की संख्या वो 1500 है। बोरोबुदुर की बुद्ध की मूर्तियाँ और मेनदूत की बोधिसत्व मूर्तियों की स्वतंत्रता लिए हुए हैं। अक्सर परीक्षा में इस मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये जावा में बना हुआ बोरोबुदुर मंदिर किसके संरक्षण में, शैलेंद्र के संरक्षण में बना था। कब, 750 से 850 ईस्वी के मध्य में। मूर्तियां जावा की मूर्तिकला की सुंदरतम नमूने मानी जा सकती हैं, यानी इतनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं जो कि जावा की मूर्तिकला की बिल्कुल सुंदरतम नमूने माने जाते हैं। चेहरे पर देवी का आध्यात्मिक प्रभाव इन मूर्तियों की मुख्य विशेषता है। निसंदेह भारत की गुप्तकालीन मूर्तियों से ही इन मूर्तियों का विकास वगैरह हुआ है। यानी भारत में जो गुप्तकालीन मूर्तियाँ बनी थी उन्हीं मूर्तियों के सहायता से या उन्हीं मूर्तियों की चित्रकारी को देख करके और उन्हीं की यानी प्रेरणा से ये बोरोबुदुर की मूर्तियां हैं वो बनी हैं। यद्यपि जावा का कोई अन्य मंदिर बोरोबुदुर मंदिर के जितना विशाल नहीं है, यानी जावा का कोई दूसरा मंदिर है वो बोरोबुदुर मंदिर जितना विशाल यानी बड़ा नहीं है, न ही उसकी जैसी कोई भव्यता पा सका, यानी बोरोबुदुर मंदिर जितनी भव्यता अन्य कोई मंदिर नहीं पा सका है। यद्यपि वहाँ की प्रबंधन की घाटी में स्थित लारो जंगरंग के मंदिर हैं, यानी वहाँ पर एक घाटी है, वहाँ पर लारो जंगरंग एक मंदिर है। लारो जंगरंग मंदिर का द्वितीय भाग माना जा सकता है, यानी वो मंदिर इसका द्वितीय भाग माना जा सकता है। इसमें 8 मुख्यतः मंदिर हैं जिसमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है और उसके उत्तर के मंदिर में विष्णु और दक्षिण के मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति है वो
विराजमान है। तो यह पूछा जा सकता है कि कहाँ की घाटी में, प्रबंधन की घाटी में लारो जंगरंग एक मंदिर का नाम है, उसमें किस किस की मूर्तियां हैं, तो ध्यान रखना शिव की मूर्ति है, साथ में विष्णु, और दक्षिण में देखा जाए तो ब्रह्मा की मूर्ति है। इसके बरामदे में भीतरी भाग में उत्कीर्ण मूर्तियां का एक फलक है, जिसमें रामायण के प्रारंभ से लेकर के लंका पर आक्रमण तक का दृश्य है वो दिखलाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर, यानी जावा का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें रामायण के प्रारंभ से लेकर के लंका पर आक्रमण तक का दृश्य दिखलाया गया है, तो वो है लारो जंगरंग मंदिर है जावा का। हम कह सकते हैं कि बोरोबुदुर और लारो जंगरंग जावा को जावा और भारतीय कला के शास्त्रीय और रोमांचक स्वरूपों में व्यक्त करते हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बोरोबुदुर मंदिर और लोरो जंगरंग जो मंदिर है वो जावा और भारतीय कला के शास्त्रीय रोमांचक स्वरूपों को व्यक्त करते हैं। तो ये अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे भव्य मंदिर की बात करें तो बोरोबुदुर का मंदिर आएगा। और ऐसा मंदिर कौन सा जिसकी एक दीवार पर मतलब मूर्तियों के 42 फलक हैं, जिसमें रामायण के प्रारंभ से होने से भगवान श्री राम का श्रीलंका पर आक्रमण करने तक का चित्रांकन या फलांकन किया गया है, तो वो है लारो जंगरंग मंदिर। कम्बुज के अन्य मंदिर देखिए, ये जावा के हैं। कम्बुज में अगरकोट नामक स्थान में प्रारंभिक वास्तुशिल्प के कुछ मंदिर हैं। कम्बुज के अंगकोर नामक स्थान पर प्रारंभिक वास्तुशिल्प के कुछ मंदिर हैं, जिसमें भारतीय मंदिरों से बहुत कुछ सभ्यता यानी बहुत कुछ साम्यता उसमें देखने को मिलती है। कम्बुज के अंगकोर मंदिर का और भारतीय मंदिरों का बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। मंदिरों के मध्य और किनारे के शिखर उत्तर भारतीय शैली में है, तथा इन वर्गों का सर्वोत्तम और पूर्ण नमूना अंगकोर वाट में है। शिखरों के चारों ओर दिशाओं की ओर मुंह है किए हुए मुंडों के द्वारा ढक्कन एवं ढककर बिल्कुल नवीनता उत्पन्न की गई है। मंदिरों और नगरों के चारों ओर गहरी खाई है और उसके ऊपर पुलनुमा रास्ता और रास्ते के दोनों ओर सांपों के शरीर को खींचते हुए दैत्य की शक्लें बनी हुई हैं, जो पुल के जंगलों का काम करती हैं। संसार की वास्तुकला में यह है निश्चित एक अनोखी और मौलिकता वस्तुएं देखने को मिलती हैं। ये ऐसे मंदिर बनाए गए हैं जो अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है। ये इसका दृश्य आप देख रहे हैं, कितना शानदार भव्य तलिए हुए बना हुआ है। इन भवनों की विशालता का अनुमान इनकी विशाल लंबाई चौड़ाई से लगा सकते हैं। मंदिर की चार दीवारी का बाहर 650 फीट चौड़ी खाई भी है। साथ साथ में मंदिर की चारों ओर एक खाई बनाई हुई है, जो कि 36 फीट चौड़ी पत्थर का रास्ता है और खाई मंदिर के चारों ओर है, जिसकी लंबाई 2 मील है। पश्चिमी फाटक के पहले बरामदे तक की सड़क 1560 फीट लंबी तथा 7 फीट चौड़ी है। अंतिम मंजिल का केंद्रीय शीर्ष जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर लिए हुए है। ये इस प्रकार से ये मंदिर है वो बना हुआ है, बिल्कुल विशाल मंदिर है, जिसमें क्या होगा देखिए, मंदिर की चार दीवारी के बाहर तो 650 फीट चौड़ी खाई है और 36 फीट चौड़ा एक रास्ता है, पत्थर का रास्ता, और खाई मंदिर की चारों ओर बनाई गई है लगभग 2 मील तक। और पश्चिमी फाटक से पहले बरामदे तक की सड़क वो 1560 फीट लंबी और 7 फीट ऊंची है। और अंतिम मंजिल का केंद्रीय शीर्ष वो जमीन से 210 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। आनंद मंदिर है जो बर्मा का मंदिर, जो कि पेमार का आनंद मंदिर 564 वर्ग फीट के चौकोर आंगन में से बीच में स्थित है। से बीच में स्थित है। मंदिर ईंटों का बना हुआ वर्गाकार है। भव्य अनुपात और व्यवस्थित नियोजन के साथ ही आनंद मंदिर का सौंदर्य, यहाँ के उत्कीर्ण पत्थर, असंख्य मूर्तियां और दीवारों पर लगी मिट्टी के चमकीले फलकों पर बिल्कुल बढ़ गया है। पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या लगभग 80 है और उनमें बुद्ध के जीवन और उनकी घटनाएं अंकित की गई हैं। यह मंदिर भारतीय शैली में ही विकसित हुआ है और उस ढंग के मंदिर बंगाल में पाए जाते हैं। यानी ये जैसा मंदिर है आनंद मंदिर, ऐसे मंदिर हैं वो बंगाल में पाए जाते हैं। और संभवतः उसे आनंद मंदिर के नियोजन की प्रेरणा मिली होगी और इस मंदिर के संदर्भ में ड्यूरोलासाई साइल ने विशेष अध्ययन किया और उनका मत है, ये एक विद्वान है ड्यूरोसाइल, जिन वास्तुकारों ने आनंद का नियोजन और निर्माण किया है निस्संदेह ही भारतीय थे
और शिखर से लेकर कुर्सी तक प्रत्येक वस्तु तथा बरामदे में पाई जाने वाली अनेक प्रस्तर मूर्तियां तथा कुर्सियां और गलियारों में लगे मिट्टी के फलकों में भारतीय कला और कौशल और प्रतिभा की अमिट छाप है वो दिखाई देती है। इस दृष्टि से हम मान सकते हैं कि आनंद का मंदिर ब्रह्मा की राजधानी में बना होने पर भी एक भारतीय मंदिर है, यानी आनंद का जो मंदिर है वो ब्रह्मा की राजधानी में बने होने पर भी एक भारतीय मंदिर है। निश्चित रूप से ऊपर विभिन्न वर्णित बिंदुओं को पढ़ने के बाद हमने जाना कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव है वो पड़ा है तथा प्रभाव वहाँ के सामाजिक जीवन पर आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जिन देशों के ऊपर अपन ने चर्चा की है उनके अतिरिक्त भी अनेक क्षेत्रों पर हमारी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए सूरीनाम, ईरान एवं कई अफ्रीका के जो देश हैं उन पर भी भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव होता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से अपन ने उत्तरोत्तर भारत का, वृहत्तर भारत का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। जहां से प्रश्न बनने होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और भी विद्यार्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।